हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए बेटा, आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका जो है यूनिट 4, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी या इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। अब अपने को सबसे पहले इस यूनिट की मीनिंग समझेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है और इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है। तो स्पेशली अपन देखेंगे इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है रासायनिक, अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, माने कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उसको कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है और वो रासायनिक अभिक्रिया कितने स्टेप्स में हो रही है। ठीक है, रासायनिक जैसे कोई रिएक्टेंट है A+B, ये रिएक्ट करके ये आपस में रिएक्ट कर कोई किसी प्रोडक्ट का निर्माण किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक ही स्टेप में रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, माने A और B ये दोनों रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हुई। कभी कभी ऐसा होता है कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ कंप्लीट हो गई है, ये तो हुआ, साथ में अपन टाइम देखेंगे कि A और B के बीच रिएक्शन होने के बाद कितना समय लगा प्रोडक्ट बनने में। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में अपने को ये भी देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, ये देखेंगे एक चीज। साथ में दूसरी चीज अपने को इस चैप्टर में देखना है अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। क्रियाविधि मतलब जैसे कि मैंने अभी इस अभिक्रिया को मैंने एक ही स्टेप में कंप्लीट कर दिया। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको मैं, जैसे कोई नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम देखेंगे ए कोई रिएक्टेंट पहले एक्स के साथ रिएक्ट करके पहले कोई बी प्रोडक्ट बना रहा है और फिर वो बी जो है वो वाई के साथ रिएक्ट करके फिर फाइनल में जाकर वो प्रोडक्ट बना रहा है। मतलब यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो 2 स्टेप में हो रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब पहले ये एडिशनल प्रोडक्ट बना, मेन प्रोडक्ट ये नहीं बना है, उसके बाद ये 1 और 2 ये 2 स्टेप में रासायनिक अभिक्रिया हुई, तब जाकर फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हम 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं। एक पहली ऐसी अभिक्रिया जो एक ही स्टेप में एक ही बार में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है, ये एक 1 स्टेप रिएक्शन है। और उसके बाद दूसरे टाइप की रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको कंप्लीट होने के लिए, मतलब जिनका फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए 2 या 2 से अधिक स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। तो हम इस चैप्टर में ऐसा ही जानेंगे, इसको बोलते हैं क्रियाविधि। क्रियाविधि मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखा ये एक स्टेप में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया और इस प्रकार यहाँ पर सेकेंड वाले रिएक्शन में हमने क्या देखा, यहाँ पर 2 स्टेप लगे हैं तब जाकर आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो इस प्रकार अपन इस चैप्टर में हमको 2 चीजें पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया कितने समय में कंप्लीट हो रही है, माने प्रोडक्ट को बनने में कितना टाइम लग रहा है, एक चीज। दूसरा चीज, रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है वो कितने स्टेप्स में हो रही है। इसी शब्द को अपन दूसरा घुमा के बोल सकते हैं या इसी शब्द को दूसरे शब्दों के रूप में बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, जो हम स्टेप जान रहे हैं ना कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, इसी को बोलते हैं क्रियाविधि या इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिज्म, कि मतलब कैसे फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। समझ में आया? तो ये 2 चीजों को अपन इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए, ये जस्ट हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। ये अब अपन नेक्स्ट इस चैप्टर में अपने को ये पढ़ना है कि यहाँ पर रासायनिक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, उसके आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 2 प्रकार में बांटा गया है, या हम बोलते हैं वेग के आधार पर। वेग मतलब स्पीड, रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है या उसका क्या वेग है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला हम बोलते हैं, पहला जो होता है वो एक्चुअली यहाँ पर मेनली 2 भाग है ना, तो मैं मेनली वाले भाग को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। है बुक में 3 भाग दिया हुआ, पर अपन बेसिकली 2 भाग के से रिलेटेड इसमें पढ़ेंगे। पहला एक अति मंद अभिक्रिया, माने कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें इतना स्लो रिएक्शंस होता है कि उनमें प्रोडक्ट बनने बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि वेग के हिसाब से के आधार पर देख रहे हैं अभिक्रिया के प्रकार, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार दिख रहे हैं अपन। तो अति मंद अभिक्रियाएं, या इसको बोल सकते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस, अति मंद अभिक्रियाएं। ठीक है,
अति मंद अभिक्रियाएं मीन्स वेरी स्लो रिएक्शंस, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो बहुत स्लो होगी, और रिएक्शन ही स्लो होगी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी स्लो होगा, मतलब हमको बहुत देर से प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो ये हो गया। अब आपको यहाँ पर इसकी परिभाषा भी अपन देखते चलते हैं कि अति मंद रासायनिक अभिक्रियाएं या वेरी स्लो रिएक्शंस अपन किसको बोलते हैं। तो इतना समझ में आया कि बहुत स्लो चल रही है, पर इसको अपन जब परिभाषा के रूप में, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि बहुत मंद रिएक्शंस किसको बोलते हैं, अति मंद रिएक्शन या मंद अभिक्रियाएं किसको बोलते हैं, ऐसा एग्जाम में आता है। ठीक है, और आपको बता दूं इस चैप्टर से 2 नंबर और 3 नंबर के एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। तो अपने को बहुत लॉन्ग आंसर नहीं पढ़ने हैं इसमें, अपने को शॉर्ट टाइप के 3 नंबर मैक्सिमम और मिनिमम 2 नंबर से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, तो उसी के हिसाब से अपने को तैयारी करना है। तो मंद अभिक्रियाएं किसे बोलते हैं, यदि आपके एग्जाम में ऐसा आ गया तो क्या बताएंगे, मंद अभिक्रिया किसको बोलते हैं, वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत मंद गति से चलती हैं या संपन्न होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं, और जिन्हें संपन्न होने में दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, वर्ष लग सकते हैं। मतलब कोई रिएक्शन को यदि कंप्लीट होने में, यदि ए और बी के रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बनने में, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन में यदि बहुत दिन लग रहे हैं, महीने लग रहे हैं, साल लग रहे हैं, तो ऐसी, या वर्ष लग रहे हैं, दिन से लेकर वर्ष तक भी लग सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट होने में। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अति मंद मतलब वेरी स्लो रिएक्शंस बोलते हैं। और यदि एग्जांपल की बात करें तो लोहे में जंग लगना, कोयले और पेट्रोलियम का बनना, आपको मालूम है कोयला और पेट्रोलियम हमारे भूगर्भ में बनता है और उसको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो ये भी रिएक्शन जो होती हैं कोयले और पेट्रोलियम का बनना भी ना बेटा वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगी। लोहे में जंग लगना ये भी वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगी। आप इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर में कि मंद अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें आपको पहले 2 लाइन की परिभाषा, ये अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में बहुत ज्यादा समय, मतलब दिन वर्ष महीने ऐसे दिन महीने वर्ष भी लग सकते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन या मंद अभिक्रियाएं बोलते हैं। एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल दिए आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा और आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो लोहे में जंग लगना, जो कि एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप खुद भी देखे हैं कि यदि लोहे में जंग लग रहा है तो इंस्टेंट जंग नहीं लगता है, काफी टाइम लगता है जंग लगने में। तो ये भी रिएक्शन जो है लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है, अति मंद रासायनिक अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया एक अति मंद अभिक्रिया किसको बोलते हैं विथ एग्जांपल। ये आपका आ सकता है 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, देन सेकेंड हम बात करेंगे, सेकेंड जो उसमें बात करेंगे तीव्र अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट है, तीव्र मतलब फास्ट रिएक्शन, या इसको बोल सकते हैं तीव्र अभिक्रियाएं, या एक इसका इंग्लिश में बोल सकते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। नाम से स्पष्ट है ना। यहाँ पर तीव्र अभिक्रियाएं इसको बोलेंगे, तीव्र अभिक्रिया किसको बोलेंगे, देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पर आपको टाइम बताना पड़ेगा, जैसे वहां पर हमने मंद अभिक्रियाओं के लिए बताया था, वैसे जो फास्ट रिएक्शंस होती हैं इसके लिए परिभाषा क्या होगा, वे अभिक्रियाएं जो बहुत फास्ट गति से होती है, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, मतलब कोई ए और बी एकदम फास्ट रिएक्ट किया और तुरंत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर ऑलवेज मैं ए और बी की रिएक्शन दे रही हूँ, मतलब एग्जाम्पल के रूप में दे रही हूँ, तो इसकी जगह आप कोई रिएक्शन भी लिख सकते हैं जो कि वेरी फास्ट होता है। जैसे कि मैं बता रही हूँ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस HCl, इन दोनों को जब मिलाओगे, मिक्स करोगे, तो आपने देखा है लेबोरेटरीज में भी आप देख सकते हो NaOH का जो सॉल्यूशन है और HCl, इन दोनों को मिक्स करोगे तुरंत क्या बन जाएगा, फॉर्म क्या हो जाएगा, NaCl। NaCl मीन्स नमक और साथ में H2O, ये इसका फॉर्म होगा। तो ये जो रिएक्शंस हैं, मैंने NaOH HCl को मिलाया इन दोनों को, मतलब A और B जो बोल रही थी उसकी जगह मैंने नाम लिख दिया है। तो साथ में ये जो है क्या हो रहा, एकदम फास्ट, जैसे ही मिलाओगे तुरंत विद इन सेकेंड में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, पलक झपकते ही कंप्लीट होती है, ऐसा ही बोल सकते हो। तो आपको याद रखना है कि तीव्र अभिक्रियाएं वैसी अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं होती हैं या वे अभिक्रियाएं जो जिनकी गति बहुत फास्ट होती है, या बोल सकते हो गति के रेफरेंस में बोल सकते हो, क्योंकि गति के आधार पर या वेग के आधार पर बात करें तो ऐसे अभिक्रियाएं जिनका वेग बहुत
बहुत फास्ट होता है, ये गति बहुत फास्ट होती है, या इसको आप बोल सकते हो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है, ये भी बोल सकते हो। अब जल्दी या पलक झपकते होता है, या यहाँ पर आप टाइम दोगे तो बहुत अच्छा होगा। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में कितना टाइम लगता है, टाइम की अपन बात कर लेते हैं। टाइम याद रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में टाइम पूछता है कि तीव्र अभिक्रियाओं को संपन्न होने में कितना समय लगता है, ऐसा भी पूछता है। और बहुत अच्छा होगा यदि आप टाइम भी मेंशन कर देंगे कि तीव्र जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको संपन्न होने में 10⁻⁻14 सेकेंड से लेकर 10⁻⁻12 सेकेंड के बीच में ये अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। मतलब 10⁻⁻14 से 10⁻⁻12 सेकेंड के बीच में ये अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। ये अभिक्रियाएं मतलब फास्ट रिएक्शन, इतनी फास्ट होती हैं। ठीक है, तो आपको टाइमिंग यहाँ याद रखना है, ध्यान रखना है, एग्जाम्पल ध्यान रखना है। फास्ट रिएक्शन किसको बोलते हैं, ये 3 चीजों मैंने बताया जो कि आपको याद रखना है। फास्ट रिएक्शन किसको बोलते हैं, फास्ट अभिक्रियाएं, तीव्र अभिक्रियाएं किसको बोलते हैं, उसकी परिभाषा। तो इसमें आप वेग के आधार पर बताओगे, प्रोडक्ट बनने के आधार पर बता सकते हो कि प्रोडक्ट बहुत जल्दी बनता है, पलक झपकते बनता है, एग्जाम्पल दे सकते हो जो मैंने आपको बताया। साथ में आप टाइम भी मेंशन करेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में 10⁻⁻14 सेकेंड से 10⁻⁻12 सेकेंड के बीच ये अभिक्रियाएं इनका संपन्न हो जाती है। मतलब इतने समय के बीच में ही इनके प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। इसलिए इस रिएक्शंस को या ऐसी अभिक्रियाओं को हम तीव्र रिएक्शन या ताक्षणिक अभिक्रियाएं बोलते हैं, या वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। आपकी बुक में एक ही के 2-3 अलग अलग नाम होते हैं। आपके एग्जाम में बेटा जरूरी नहीं कि तीव्र अभिक्रिया दे या ताक्षणिक अभिक्रियाएं किसको बोलते हैं ऐसा दे देगा, तो आप सोचोगे अरे हम तो ताक्षणिक पढ़े ही नहीं है। इसलिए इसके अलग अलग नामों को भी याद रखना आवश्यक है, ताकि यदि एग्जाम में आपके आ जाए तो आप समझ जाओ कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और किसका आंसर अपने को लिखना है। समझ में आ गया। तो बेसिकली आपके इसमें जो होता है 2 प्रकार की अभिक्रियाओं मैंने वेग के आधार पर बताया है, और दोनों जो रिएक्शंस हैं जो मैंने बताया अभी आपको, वो जो है 2 नंबर या 3 नंबर का आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चूंकि ये चैप्टर से 2 नंबर का 1 और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, तो वैसे ही क्वेश्चन की मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ ताकि यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इजिली सॉल्व कर सको। समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन एक टॉपिक देखेंगे, अभिक्रिया का वेग। ये वेग बोली थी बार बार, वेग के आधार पर, वेग के आधार पर, ये मैंने वर्ड यूज किया। अब इसी को समझेंगे। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि वेग, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हो, मतलब वेग किसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन यही पढ़ेंगे कि वेग क्या होता है, तो इसको थोड़ा अच्छे समझ लेंगे ताकि आपकी ये जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ अभिक्रिया का वेग, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। जो भी बच्चों को क्लियर हो जाएगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना बेटा, और जिसको जहाँ समझ में नहीं आएगा वो भी क्या करेंगे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि मैडम ये फलाना फलाना आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, अब आप समझ जाइए। ओके, चलिए अब अपन देखेंगे नेक्स्ट में अपने को देखना है वेग, अभिक्रिया का वेग किसको बोलते हैं, ये अपने को देखना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रही हूँ ना बेटा, वो थोड़ा सा मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल टीचर्स की कमी खले मत, है ना। चलिए, तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग से आप क्या समझते हो, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर का आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया, मेरी राइटिंग थोड़ी सी है, समझ गए। अभिक्रिया का वेग, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेट ऑफ रिएक्शन। इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़िए बेटा, दोनों काम है, क्योंकि कॉलेज में सब बराबर होते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब बराबर होते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है पढ़ाई का, तो इंग्लिश वर्ड भी याद रखिए। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन माने किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, इसके बारे में अपन को जानना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, या अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको 3 चीजें पढ़ना है। 3 चीजें में क्या क्या पढ़ना है अभिक्रिया के वेग में, आपको एक तो परिभाषा देखनी है, ये अभिक्रिया का वेग की परिभाषा क्या है ये देखोगे, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको इसका सूत्र देखना है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसकी इकाई देखना है, यूनिट देखना है कि अभिक्रिया का वेग को कैसे नापते हैं। तो ये 3 पॉइंट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो अभिक्रिया का वेग से क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा सबसे पहले बता रही हूँ आपको। आप भी अपने आंसर में, कॉपी में, नोट्स में, आप एग्जाम में आप ऐसे ही पॉइंट बना के भी आप लिख सकते हो कि परिभाषा। तो क्या परिभाषा बता रही हूँ आपको मैं, दो परिभाषा बताऊंगी, जो आपको सुटेबल लगे आप वो परिभाषा बिल्कुल अपने लिए याद कर सकते हो। तो परिभाषा, अभिक्रिया का वेग किसको बोलते हैं, ठीक है, समझेंगे। तो क्या देख होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है या दर, इसको वेग को ना बेटा दर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। अभिक्रिया का दर किसको बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग किसको बोलते हैं, दोनों वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो अभिक्रिया का दर या वेग किसको बोलते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या जो दर है वो इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होता है। अब ये वर्ड थोड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, मुझे मालूम है आपको, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी अभी। अब बिल्कुल आपको एकदम 100% समझ में आएगा भी। एक परिभाषा ये है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान देना। जैसे ये कोई रिएक्टेंट है, क्रियाकारक, आर मतलब क्रियाकारक, इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, पी माने प्रोडक्ट। देखो मैं सिंबल यूज करती हूँ ताकि आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी आए। आर मतलब रिएक्टेंट, क्रियाकारक, पी मतलब प्रोडक्ट। तो जैसे कोई रिएक्टेंट, इसकी मात्रा यदि आप लेते हो 10 ग्राम, हमने रिएक्टेंट लिया 10 ग्राम, ठीक है, और उसको हमने किसी कंडीशन में रिएक्ट करवाया, और रिएक्ट कराने के बाद हमको क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। तो क्या होगा, प्रोडक्ट भी अपने को यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट मिलता है पहले वो समझते हैं। क्या होता है, जैसे आर जो है एकदम तुरंत, जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे। क्या होगा, इनिशियल 1 सेकेंड में क्या होगा, सपोज अपन मानते हैं 1 सेकेंड, जैसे रिएक्टेंट अपन ने लिए, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जब नहीं होगा तो प्रोडक्ट की मात्रा कितनी होगी, 0 ग्राम होगी, ठीक है। जब कोई सेकेंड मतलब टाइम अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो हमने रिएक्टेंट कितना लिया, 10 ग्राम, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना हुआ, 0 ग्राम, मतलब अभी प्रोडक्ट बनना स्टार्ट नहीं हुआ, ये सिचुएशन, ठीक है। अब सिचुएशन नंबर 2, जैसे ही 1 सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड हुआ, तो 1 सेकेंड में क्या हुआ, 10 ग्राम में से सपोज अपन मानते हैं ये हो गया 9 ग्राम रह गया। 1 सेकेंड बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई ना बेटा, तब 10 ग्राम में से रिएक्टेंट 9 ग्राम हो गया, और 1 ग्राम कहाँ गया, 10 था तो 9 हो गया, ये कहाँ गया, वो क्या हुआ, 1 ग्राम जो हुआ किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो 1 सेकेंड में हुआ क्या, 1 सेकेंड में जो रिएक्टेंट की जितनी भी मात्रा थी वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती जा रही है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रही है, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता जा रहा है। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि रिएक्टेंट मतलब क्रिया कारक की मात्रा हो जाएगी 0 ग्राम, और वहां पर प्रोडक्ट जो हो जाएगा पूरा का पूरा 10 ग्राम हो जाएगा। तब क्या होगा, हम बोलेंगे अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब 10 से पहले 9 हुआ, 9 से 8, 8 फिर ये ऐसा होते होते लास्ट में ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर वही बताना जा रहे हैं, समय के साथ जो क्रिया कारक है वो ही किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है, माने प्रोडक्ट का फॉर्म में बदलते जा रहा है। तो यहाँ पर अपने को देखना है, क्या देखें, समय के साथ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा रिएक्टेंट की पूरी मात्रा कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, प्रोडक्ट में। और एक समय ऐसा आएगा रिएक्टेंट 0 ग्राम रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। यही बात समझ में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या रिएक्शन के समय होता क्या है। अगर अपन सांद्रता की बात करें, क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता मतलब क्रियाकारक की मात्रा भी आप ले सकते हो। तो समय के साथ क्या हो, क्रियाकारक की मात्रा धीरे धीरे घट रही है, ये क्रियाकारक है ना, आर मीन्स रिएक्टेंट, और ये क्या हो रही, इसकी मात्रा 10 ग्राम, फिर 9, फिर 8, 7, ऐसे करते 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 धीरे धीरे कहाँ पहुंच गई, 0 पहुंच गई। मैंने इसको डैश डैश के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। ये क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे नीचे कम होते कहाँ पहुंच जाएगी, 0 ग्राम में पहुंच जाएगी। तो आप देखोगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट होती है या आगे समय के साथ बढ़ती है तो रिएक्टेंट की सांद्रता या रिएक्टेंट की मात्रा धीरे धीरे कम होते जाती है। और वही जब हम प्रोडक्ट की बात करें तो समय के साथ जैसे समय बीतता है, रासायनिक अभिक्रिया आगे संपन्न होती है तो प्रोडक्ट की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, या प्रोडक्ट की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता में ऑलवेज वृद्धि होती है। समझ में आया।
आया समझ में? या इसी को बोल सकते हैं समय के साथ क्रियाकारकों की सांद्रता और प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन होता है। परिवर्तन में क्या होता है? परिवर्तन में ऑलवेज रिएक्टेंट जो होता है, क्रियाकारक जो होता है, उसकी सांद्रता में ऑलवेज कमी ही आती है और प्रोडक्ट की सांद्रता में ऑलवेज समय के साथ धीरे धीरे वृद्धि होती है। दोनों को कंबाइंड रूप से बोल सकते हैं, दोनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है। डिटेल बताओगे तो इसमें ऑलवेज कमी आएगी इसकी सांद्रता में, रिएक्टेंट की सांद्रता में, और प्रोडक्ट की सांद्रता में, कंसंट्रेशन में क्या होगा? ऑलवेज इसमें वृद्धि होगी समय के साथ। जैसे मैंने 1 सेकंड लिखा, फिर 1 सेकंड बीता, फिर 2 सेकंड बीता, 3 सेकंड बीता, 5 सेकंड। अगर हो सकता है 5 सेकंड में रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है तो 5 सेकंड या 6 सेकंड जो भी होगा, सपोज मैं 6 सेकंड बोल रही हूँ, ठीक है, तो 6 सेकंड में क्या होगा? 6 सेकंड में पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो होगा किस में कन्वर्ट हो गया? पूरे के पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और 6 सेकंड के अंदर ये रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। समझ में आई बात? तो समय के साथ जैसे समय बढ़ता है, रिएक्टेंट की सांद्रता कम होती है और प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये अब आपको परिभाषा के फॉर्म में लिखना है। परिभाषा क्या बताया मैंने, फिर से रिपीट कर रही हूँ। परिभाषा में अभिक्रिया का वेग किसको बोलते हैं? इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो आपको अभिक्रिया का वेग की परिभाषा, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये जो मैंने समझाया ना, इसको आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है। आपकी कॉपी में ये सब आपको नहीं लिखना है। आपकी कॉपी में टू द पॉइंट आंसर लिखना है कि परिभाषा क्या होती है। 2 लाइन की परिभाषा है सिर्फ अभिक्रिया के वेग की, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, कि क्या होता है? समय के साथ या इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। खाली यही 2 लाइन की परिभाषा है और कुछ नहीं लिखना है इसके आगे पीछे। ठीक है, बस मैं आपको समझाने के लिए बताई कि क्रियाकारकों की सांद्रता में ऑलवेज कमी होती है और प्रोडक्ट की सांद्रता में ऑलवेज वृद्धि होती है। अब इसका आप फॉर्मूला लिख सकते हो। फॉर्मूला कैसे लिखोगे? जो सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र में आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग या इसी को दर। अब इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसका फॉर्मूला होगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। आर और पी लिखे थे अपन, अब मैंने आरपी लिखा है। आप अपनी कॉपी में आरपी मत लिख देना, आप लिखोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन। और आपको मैंने पहले ही बताया परिवर्तन कैसे आता है। परिवर्तन आएगा ऑलवेज क्रियाकारकों की सांद्रता में कमी होगी और प्रोडक्ट की सांद्रता में ऑलवेज वृद्धि होगी, ऐसा ही होगा। और इसमें क्या होगा? इस काम में जो परिवर्तन होगा उस अभिक्रिया में लगा समय, नीचे में बटे में क्या लिखोगे? लगा समय या टाइम, है ना। तो अभिक्रिया में लगा समय, अभिक्रिया, मेरा थोड़ा सा लिखने का जो हाथ टेढ़ा है ना, ऐसे लिखते नहीं बन रहा, इसलिए मेरी रिएक्शन सुभान अल्लाह बन गई है, मतलब मेरी राइटिंग सुभान अल्लाह बन रही है। अभिक्रिया में लगा समय। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ क्या हुआ? किसका फॉर्मूला होगा? किसका सूत्र हो गया? ये हो गया आपका अभिक्रिया का वेग का सूत्र हो गया। समझ में आया? तो ये है फॉर्मूला अभिक्रिया का वेग या दर का फॉर्मूला। इसको आप अच्छे से लिखेंगे। अब इसी फॉर्मूला को और एक ढंग से लिख सकते हैं, आर की सांद्रता में कमी बटा समय अंतराल। जब कमी होगी ना तो ऑलवेज आप क्या लिखोगे? आर। यहाँ पर सांद्रता में परिवर्तन, जब भी परिवर्तन वर्ड आएगा ना बेटा तो डेल आर डेल पी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। डेल का मतलब होता है पी माने प्रोडक्ट और डेल माने परिवर्तन, माने प्रोडक्ट की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, और आर मीन्स रिएक्टेंट की सांद्रता में जो परिवर्तन है उसको डेल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको एक और शॉर्टकट तरीके से आप लिख सकते हो। अगर मैं लिखी माइनस, जैसे यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है ये 1 मिनट, है ना, इसका मतलब ये क्या हुआ? माइनस मतलब कमी होना,
किसकी सांद्रता में? आर माने रिएक्टेंट की सांद्रता में, किसके साथ? समय के साथ। तो इसको इस फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं। ये एक तरीका लिखने का हुआ। ठीक है, फॉर्मूले को लिखने का ये तरीका मैंने बताया, एक तरीका। दूसरा तरीका ये, एक और तरीका होगा, प्रोडक्ट को यदि रिप्रेजेंट करें। अपने को मालूम है प्रोडक्ट की सांद्रता में क्या आ रही है? समय के साथ वृद्धि हो रही है, तो इसलिए मैंने प्लस लगा दिया, और ये बटा डेल टी। कुछ नहीं, आपको ये प्लस माइनस, जब भी आर आएगा तो माइनस करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि ऑलवेज रिएक्टेंट या क्रियाकारक की सांद्रता में कमी हो रही है समय के साथ, और प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि हो रही है समय के साथ। तो इसलिए ये प्लस माइनस आरपी के फॉर्म में भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। समझ में आई बात? या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक और तरीका बता दूं। ये तरीका समझ में आया? इसको कंबाइंड रूप से पूरे फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका बताती हूँ, उसको भी समझ लीजिए। उत्पाद या उत्पाद का वेग या अभिक्रिया का वेग, है ना। ये मैं जो मैंने लिखने को बता दिया वो समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो आपको मोबाइल या यूट्यूब में एक फायदा है, जहाँ समझ में नहीं आएगा उसको रिकैप कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो, है ना। तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, अपना भी समय बचा रही हूँ। तो यहाँ पर अब पूरे ओवरऑल जितना भी मैंने रिएक्शन लिखा ना, उसको ओवरऑल एक और ढंग से लिख सकते हैं। अभिक्रिया का वेग बराबर क्या लिख सकते हो? माइनस डेल आर, है ना। माइनस डेल आर, इसको इन ब्रैकेट लिखना है, माइनस डेल आर। माइनस क्यों लिखे? क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी आ रही है। देन प्लस क्यों लिखेंगे? कब लिखेंगे? जब प्रोडक्ट की बात करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। ये तो आप इस तरीके से भी सूत्र लिख सकते हैं, पर आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि प्लस माइनस क्या है, आर क्या है, पी क्या है, ये पूरी कहानी बताएंगे। और एक ही फॉर्मूला बस आप लिख सकते हो। ये रिप्रेजेंट करेगा रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी समय के साथ, ये रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट की उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि समय के साथ। बस समझ में आई बात? तो ये पूरा जो हो गया सूत्र की कहानी। ठीक है, ये है सूत्र, परिभाषा मैंने पहले। अब आया यूनिट, लास्ट यूनिट। यूनिट में क्या देखेंगे? माने जो हम अभिक्रिया का वेग है उसको किससे नापते हैं? तो यहाँ पर मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर से भी अभिक्रिया का वेग को नापा जाता है, एक, है ना। मतलब यहाँ पर मोल मतलब क्या है? ऊपर जो रिएक्टेंट होंगे उसकी मात्रा और नीचे टाइम। तो ऊपर हम क्या कहते हैं? ऊपर हमने सांद्रता लिखा है, तो सांद्रता की इकाई क्या है? ऊपर में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता देख रहे हैं ना, तो सांद्रता जो है, अपन सांद्रता को कैसे नापते हैं? मोल प्रति लीटर, इससे नापते हैं। ठीक है, और टाइम को किससे नापते हैं? सेकेंड से नापते हैं। तो आप ये हो गया इसकी यूनिट या इकाई, जिससे अपन क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग नापेंगे। मोल प्रति लीटर क्या हो गया? सांद्रता को मोल प्रति लीटर से नापते हैं। पहले अपन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, विलयन चैप्टर में, सांद्रता, विलयन की सांद्रता या किसी भी चीज की सांद्रता को अपन मोल प्रति लीटर से नापते हैं। और सेकेंड किसके लिए? टाइम के लिए। टाइम को किससे नापोगे? सेकेंड से नापोगे। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका अभिक्रिया का वेग की इकाई। तो ऐसे 3 पॉइंट में आपको अपना आंसर लिखना है। 3 नंबर का आएगा तो बिल्कुल फुल 3 नंबर आपको बिना कहीं कुछ काटे पीटे मिल जाएगा। तो अपना आंसर इतना क्लियर रखेंगे बेटा, क्योंकि आपको मालूम है कि पढ़ने वाले बच्चे बहुत बैठे हैं, है ना। लेकिन पढ़ सब वही बुक रहे हैं, कंटेंट भी सब बच्चे वही पढ़ रहे हैं, लेकिन सबको अलग अलग मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो मार्क्स का मिलना है वो डिपेंड करता है आपने कैसे लिखा है, आपके लिखने का ढंग, आपने कितना, जो क्वेश्चन पूछा है उसका कितना अच्छे से आपने जवाब दिया है, विथ डायग्राम विथ एग्जाम्पल आपने जवाब दिया। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके मार्क्स को। तो पढ़ सब वही रहे हैं, सारे सीजी वाले बच्चे वही चीज पढ़ रहे हैं, वही परिभाषा पढ़ रहे हैं, वही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, लेकिन अंतर ये है कि सब बच्चे अपनी कॉपी में आंसर कैसे लिख रहे हैं, उसकी यहाँ पर उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जो बच्चे जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने 3 उसमें बताया, आप अपने सब आंसर को ऐसे खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, ताकि आपको मालूम पड़ेंगे 1 नंबर यहाँ मिलेगा, दूसरा नंबर यहाँ मिलेगा, तीसरा नंबर यहाँ मिलेगा। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं बेटा। वीडियो ये जो है, ये वीडियो और भी बच्चों में शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चों को ये टॉपिक क्लियर हो जाए। जिन बच्चों के स्कूल में टीचर नहीं है या समस्या है
टीचर्स की, तो वो बच्चे ये टॉपिक को मेरे वीडियो देख के समझ जाएंगे। और जिनको ना समझ में आए बिल्कुल कमेंट कीजिए, जिनको समझ में आया है वो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं भी खुश जाऊं कि आपको समझ में आ गया है बाबा, मेरी मेहनत साकार हो गई है। ठीक है, ओके। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि मेरी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय।